हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हमारी कहानी द वैम्पायर एपिसोड 22। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे शेयर भी करिए। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। सुबह जब जेनी की आंखें खुलती है तब वह अपने आप को बेड पर पाती है। वह उठकर बाहर आती है और शिव को सोफे पे सोता हुआ देखती है। वह शिव को देखकर मुस्कुराती है। वह शिव के पास बैठकर मन ही मन कहती है, तुम सच में बहुत प्यारे हो। तुमने कल जो मेरे लिए किया वह मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तुम सही मायने में एक सच्चे दोस्त हो। वह शिव को ऐसे देख रही थी कि तभी शिव की आंखें खुल जाती हैं। वह जेनी को अपने आपको घूरता हुआ देखकर उससे पूछता है, क्या चल रहा है ये? जेनी उसके पास आते हुए कहती है, डर गए क्या? शिव कहता है, तुम पागल हो बिल्कुल। यह कहकर वह खिड़की से छनकर आ रही हल्की सी धूप को देखकर कहता है, सुबह हो गई, अब मुझे जाना चाहिए। वह उठकर सोफे पर पड़ी अपनी जैकेट उठाता है और जाने लगता है। दरवाजे तक पहुंचकर रुकता है और पलटकर जेनी की तरफ देखकर कहता है, अपना ख्याल रखना और बिल्कुल भी परेशान मत होना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। ओके बाय। तो चलो कॉलेज में मिलते हैं। ये कहकर शिव वहाँ से चला जाता है। शिव के जाने के बाद जेनी अंदर कमरे में लगे हुए मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को देखती है। अपने चेहरे पर हाथ रखकर देखती है। उसकी आंखें गीली हो जाती हैं, लेकिन वह आंसू बाहर नहीं निकलने देती। वह कहती है, नहीं जेनरीना, तुम कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकती किसी भी वजह से। ये सब ख्वाहिश तुम्हारी वजह से हुआ था, लेकिन मैं इसके लिए औरत को सज़ा भी नहीं दे सकती। प्यार है वो मेरा, लेकिन सज़ा तो देनी पड़ेगी ही। पर किसे? ख्वाहिश, तुम्हें मिलेगी इसकी सज़ा। तुम्हारे साथ उन लोगों को भी सज़ा मिलेगी मुझे धोखा देने की। बस एक यही वजह है जो अभी तक तुम बची हुई हो उन लोगों को, इसलिए तुम तक नहीं पहुंचने दे रही मैं। उन लोगों को तुमसे क्या चाहिए ये मुझे अच्छे से मालूम है, इसीलिए तुम कभी उनको नहीं मिल पाओगी और मेरा बदला उन लोगों से पूरा हो जाएगा। मुझे नफ़रत है ख्वाहिश तुमसे। मैं तुम्हें उसी तकलीफ़ में देखना चाहती हूँ जिस तकलीफ़ से इतने सालों से मैं गुजरी हूँ। तुम्हें कोई अंदाज़ा भी नहीं। मुझे नफ़रत है तुमसे। मैं तुम्हें उसी तकलीफ़ में देखना चाहती हूँ जिस तकलीफ़ में इतने सालों से मैं गुजर रही हूँ। तुम्हें कोई भी अंदाज़ा नहीं, इतने सालों तक सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं कितना ज़्यादा तकलीफ़ से गुजरी हूँ। ये कहते हुए जेनी को उस समय अपनी हथेली मिरर पर दे मारती है। उसकी हथेली मिरर पर लगते ही मिरर चकनाचूर हो जाता है और जैसे ही वो अपना हाथ हटाती है वैसे ही मिरर के छोटे छोटे टुकड़े ज़मीन पर बिखर जाते हैं। जेनी उन टूटे हुए कांचों के बिखरे टुकड़ों को देखती है। वह उन टुकड़े को, मिरर के टुकड़ों को कुछ देर तक देखती रहती है। उसके बाद वह अपने हाथ आगे करके बंद मुट्ठियों को खोलती है। जैसे ही वह अपनी बंद मुट्ठी को खोलती है उसमें से कुछ ना दिखाई देने वाला कुछ अदृश्य शक्तियाँ निकलती हैं और वो टुकड़े इकट्ठा होकर जुड़ने लगते हैं। जब सारे टुकड़े इकट्ठे होकर जुड़ जाते हैं तब वह अपना हाथ सीधा करके मिरर की दिशा में बढ़ा देती है और तब वह जुड़े हुए मिरर के टुकड़े वापस उसी जगह पे जाकर सेट हो जाते हैं जैसे कभी उन्हें तोड़ा ही ना गया हो। एक भी दरार नज़र नहीं आ रही थी कहीं पे भी। वहीं अगली जगह ही ख्वाहिश जब डायरी खोलकर बेड पर बैठ जाती है तब उसके डायरी पढ़ने से पहले ही झिंगी जाग जाता है और आवाज़ करके कू करने लगता है। उसके जागने पर ख्वाहिश डायरी को वापस रख देती है और उसके पास चली जाती है। उसे अपनी गोद में उठाकर कमरे में इधर उधर टहलने लगती है। वह खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखने लगती है। अक्सर उसे एहसास होता रहता है कि वहाँ कोई है। इस वक्त भी उसके दिमाग में यही घूमने लगा। वह बहुत बार गौर से देखने लगती है। वह अपना मोबाइल उठाकर बाहर टॉर्च ऑन करती है और बाहर देखने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त आरव वहाँ नहीं था, लेकिन जब वह टॉर्च से देखने की कोशिश कर रही थी तब आरव वहाँ आ जाता है। ध्वनि देखकर वह वहीं एक तरफ छुप जाता है। छुपकर वह ख्वाहिश को ही देखता है। उसकी ये हरकतें देखकर आरव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वो मन ही मन कहता है, मुझे ढूंढ रही हो?
जब तक तुम्हें सब कुछ याद नहीं आ जाता, मैं इस तरह तुमसे नहीं मिल सकता। तब तक मुझे इसी तरह छुपते हुए तुम्हारे आसपास रहना होगा। जब ख्वाहिश को कुछ नहीं दिखता तब वे अपना मोबाइल बंद करके बेड पर पटक देती है और कहती है, पता नहीं मेरे दिमाग में भी ना जाने क्या क्या चलता रहता है। यह सब उस डायरी को पढ़ने की वजह से हो रहा है। जब से उस डायरी को पढ़ना शुरू किया है, ऐसा लग रहा है जैसे वो डायरी वाला वैम्पायर मुझे ही देख रहा हो, छुप छुप कर। वह देखती है कि झिंगी सो चुका है। वह उसे उसकी जगह पर ही सुलाकर खुद भी सोने चली जाती है। आंखें बंद करती है, तब उसे फिर से आरव का चेहरा दिखाई देता है। ख्वाहिश अपनी आंखें खोल देती है और कहती है, यार ये हो क्या गया है मुझे, बार बार बस उसका चेहरा ही क्यों दिखाई दे रहा है। अपने सिर पर हल्की सी चपत लगाती है और कहती है, स्टूपिड लड़की, सो जा, अब कॉलेज भी तो जाना है ना कल। इस आरव ने एक ही मुलाकात में इतना गहरा असर कर दिया है तुझ पर कि अब हर जगह बस वही दिखाई दे रहा है तुझे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। जब कॉलेज आएगा तो तब उससे तुझे दूर रहना होगा। यह कहकर वह ब्लैंकेट को पूरा सर तक ओढ़ लेती है। अगले दिन ख्वाहिश रात को लेट सोने की वजह से सुबह जल्दी नहीं उठ पाती और लेट तक सोती रहती है। सब ब्रेकफास्ट करने आ चुके होते हैं। ख्वाहिश के पापा उसे न देखकर पूछते हैं, ख्वाहिश कहाँ है? क्या वह कल रात पार्टी से घर नहीं आई या फिर ईशा और भावना के साथ उन्हीं के घर रुक गई? ख्वाहिश की मॉम कहती है, नहीं नहीं, वो कहीं भी नहीं रुकी है, वह आ गई थी घर टाइम से। हो सकता है या तैयार हो रही होगी, वरना इतनी देर तक तो नहीं सोती है वो। वहीं अमृता को तो मौका मिल जाता है। वह कहती है, मॉम डैड, आप दोनों को उस पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। वो किसी ऐसी वैसी पार्टी में नहीं गई थी, हाई क्लास पार्टी में गई थी वो। वहाँ ड्रग्स और ड्रिंक्स नॉर्मल होते हैं और दोस्तों के साथ अक्सर सब ड्रिंक्स कर ही लेते हैं। हो सकता है उसने भी पी ली हो और उसका खुमार अभी तक उस पर चढ़ा हुआ हो। नैना यह सुनकर गुस्सा हो जाती है। वह कभी भी अमृता से कुछ नहीं कहती, लेकिन आज पहली बार कहती है, अमृता, अपनी लिमिट मत भूलो बोलने की। बिना सोचे समझे उस पर कोई भी इल्ज़ाम लगाना बंद करो। उसने कोई ड्रिंक नहीं की थी कल रात। उसके घर आने के बाद हमने बहुत देर तक बातें की। अब मुझे भी लग रहा है कि ख्वाहिश सही कहती है, तुम हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती हो। अमृता कहती, दी लेकिन वो। नैना उससे आगे कुछ बोलने को कहती कि उसे रोकते हुए ऋषि की तरफ देखते हुए कहती है, अच्छा होगा कि तुम इसे समझा दो। ये कहकर वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। ख्वाहिश जो सीढ़ियों पर खड़ी हुई सब सुन चुकी थी। वह वहाँ आते हुए कहती है, दी, आपको स्ट्रेस लेने के लिए मना किया ना, फिर भी आप नहीं मानते। देखो, मुझे मौसी बोलने वाला या वाली जो भी आने वाला है, हमारा प्यारा सा बेबी, वो आपके तरह खड़ूस नहीं होना चाहिए। मुझे मेरी तरह क्यूट और स्वीट सा होना चाहिए, समझ गई आप? अब दोबारा कभी स्ट्रेस मत लेना किसी भी बात की वजह से और किसी भी तरीके से, समझ में आया? वो नैना की और उसकी चेयर पर वापस बैठा देती है और अमृता की तरफ देखकर कहती है, मैं झिंगी के साथ खेल रही थी, वो रात में जाग गया था और इसी वजह से सुबह नहीं उठ पाई। लेकिन यहाँ किसी को मुझे लेकर कहानियाँ बनाने का बड़ा शौक है, समझ नहीं आता तुम मुझसे चाहती क्या हो? अमृता यह सुनकर गुस्से में कहती है, जो कहना है डायरेक्ट कह दो, किसी उसी यह सब करने की ज़रूरत नहीं है। ख्वाहिश कहती है, मैं बात लेने जा रही हूँ, अगर तुम्हें अब कोई कहानी सुनानी है तो सुना लो, मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमृता गुस्से में अपनी कुर्सी से उठते हुए कहती है, ख्वाहिश, भूलो मत मैं तुमसे बड़ी हूँ, लेकिन तुम कभी मुझसे तमीज़ से पेश नहीं आती, बस इसीलिए मुझे तुम पर गुस्सा आता है। ख्वाहिश जाते जाते रुक जाती है और कहती है, अगर तुम यही चाहती हो कि मैं तुमसे तमीज़ से पेश आऊँ, उसके लिए तुम भी मुझसे तमीज़ से पेश आना शुरू कर दो। तुम बड़ी हो या छोटी, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऋषि यह सुनकर बीच में बोलता है, ख्वाहिश। ख्वाहिश ऋषि को देख उसे बीच में ही रोकते हुए कहती है, भाई, आप हमारे बीच में ना पड़े तो सही रहेगा। ये हमारी लड़ाई है और हम सुलझा लेंगे, और ये इतनी कमज़ोर भी नहीं।
कि इन्हें आंप के सहारे की ज़रूरत पड़े। इनमें इतनी तमीज़ तो होनी ही चाहिए कि खाना खाते वक्त लड़ाई नहीं करते और ना ही करवाते हैं। ये मुझसे इतनी बड़ी हैं लेकिन इतनी भी समझ नहीं है कि दी प्रेग्नेंट है और घर के माहौल को ख़राब ना करें, किसी का स्ट्रेस ना बढ़ाएं। आप दोनों मुंबई में ही ठीक थे, कम से कम इस घर में इतनी शांति तो थी। ख्वाहिश गुस्से में ये सब बोलकर वापस कमरे में चली जाती है। ऋषि ख्वाहिश की बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है लेकिन उस वक्त किसी से कुछ नहीं कहता और सब चुपचाप नाश्ता करने लगते हैं। ख्वाहिश भी तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। तो फ्रेंड्स, आखिर क्या होने वाला है हमारी कहानी के अगले पार्ट में? आई होप आपको हमारी कहानी का ये एपिसोड पसंद आया हो। तो चलिए मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए द वैम्पायर, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।